दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश में, जो कि भारत का एक पड़ोसी मुल्क है, इलेक्शन संपन्न हुए। इस इलेक्शन में तीन मुख्य पार्टी जो थी पार्टिसिपेट कर रही थी। पहली थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके लीडर थे तारिक रहमान, और दूसरी थी जमाते इस्लामी, जिसके नेता थे शफीकुर रहमान। ये फंडामेंटलिस्ट पार्टी थी। और तीसरी थी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, जो कि स्टूडेंट्स जेनजी जो है आज की नई जनरेशन की, जिसने अभी हाल ही में 2024 में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलटा था। इस पार्टी ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया और दोनों ने, जमाते इस्लामी और नेशनलिस्ट पार्टी जो थी, दोनों का आपस में अलायंस हो गया था। सो मुख्य तौर पर दो ही ग्रुप थे जो आपस में इलेक्शन लड़ रहे थे। एक थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी थी जमाते इस्लामी। तो कुल सीट्स 300 थी। इन 300 में से 212 बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मिली और इस प्रकार तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित हो गया। 77 सीट्स जमाते इस्लामी को मिली और 6 सीट पर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ने कब्जा किया और इस प्रकार बांग्लादेश में इलेक्शन जो थे संपन्न हुए। अब मैं थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा इतिहास आपको बताता चलूं। भारत का बांग्लादेश एक हिस्सा था बंगाल का। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन 2 भागों में कर दिया गया था, हिंदू मेजॉरिटी एंड मुस्लिम मेजॉरिटी। जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, उसे पाकिस्तान के साथ मिला दिया गया और इस प्रकार पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उस समय बंगाल के नाम से जाना जाता था, ये एक हिस्सा पाकिस्तान का बन गया। 1971 में पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ संबंध बहुत बिगड़ गए और पाकिस्तान की फौज ने बांग्लादेश के लोगों पे बहुत ज्यादतियां की, है तो दोनों ही मुस्लिम। लेकिन नतीजा ये हुआ कि भारत इन बंगालियों की मदद के लिए, मुस्लिम बंगालियों की मदद के लिए आगे आया और भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया। 1971 में भारत से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। 93,000 सैनिकों ने भारतीय सैन्य के आगे सरेंडर किया और उसके बाद इस प्रकार बांग्लादेश होंद में आया। बांग्लादेश के पहले जो बंग बंधु या मुखिया या प्रधान बने वो थे मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान 1971 में बांग्लादेश के मुखिया बने और 1975 में उनका कत्ल कर दिया गया। आर्मी ने रिवोल्ट किया था और आर्मी ने जो रिवोल्ट किया उनमें एक खास व्यक्ति शामिल था जो बाद में बांग्लादेश का प्रेसिडेंट बना। उसका नाम था जियाउर रहमान। 1977 से 1981 तक ये बांग्लादेश का राष्ट्रपति रहा और बाद में 1981 में इसका भी कत्ल हो गया। इसके बाद इसकी जो पत्नी थी खालिद जिया, वो पॉलिटिक्स में कूद गई और जब मुजीबुर रहमान का 1975 में कत्ल हुआ, उसके सारे परिवार को मार दिया गया था। लेकिन उसकी जो बेटी थी, जो शेख हसीना है, वो अपनी बहन के साथ बाहर यूरोप घूमने गई हुई थी। उस समय वो जर्मनी थी, इसलिए वो बच गई। वापस आके उसने भारत में उस समय 1975 में शरण ली। धीरे धीरे समय ने करवट ली और बाद में शेख हसीना और खालिद जिया ने वहां पे बांग्लादेश में अपनी अपनी पार्टियां स्थापित की। शेख हसीना जो थी, इसने हमेशा भारत के साथ अपने संबंध कायम किए और इसके होते हुए भारत के बड़े कॉर्डियल रिलेशंस बांग्लादेश के साथ रहे। लेकिन जब भी खालिद जिया आती तो उसका हमेशा झुकाव जो था पाकिस्तान और चाइना की तरफ रहता, जिसके कारण हमारे संबंध उसके साथ अच्छे नहीं रहते।
जो बीएनपी थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये 1991 में पावर में आई और 96 तक इसका राज रहा। 1996 में शेख हसीना, इसकी पार्टी पावर में आई और इन्होंने 2001 तक 5 साल हुकूमत की। उसके बाद 2001 में दोबारा खालिद जिया जो थी, उसकी पार्टी पावर में आई और उसने 2006 तक हुकूमत की। और शेख हसीना 2009 में प्रधानमंत्री बनती हैं और उसके बाद 2024 तक वही प्रधानमंत्री रहती है। इस समय के दौरान उन्होंने खालिद जिया को कुछ इल्जाम लगा के उसने फंड्स में हेराफेरी की है, उसे जेल भेज दिया गया और अभी वो जेल में ही थी कि उसकी तबीयत बड़ी खराब होगी। और इसी दौरान 2024 में बांग्लादेश में जेनजी द्वारा क्रांति लाई गई। जेनजी वो ग्रुप था स्टूडेंट्स का जो 1999 के बाद पैदा माना जाता है और जो कंप्यूटर सेवी है। क्योंकि कंप्यूटर पे बैन लगाया गया था, वाईफाई बंद कर दिया गया था, लोग सड़कों पे उतर आए, सरकार के खिलाफ वो हो गए और आर्मी ने उनकी मदद की और शेख हसीना अपनी जान बचा के एक बार फिर भारत की शरण में आ गई। इस प्रकार शेख हसीना का राज जो था पिछले 15 साल से चला आ रहा था, वो खत्म हुआ और इस बार खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान अपनी हुकूमत स्थापित करने में सफल हुए। हम सब जानते हैं कि शेख जिया जो थी, उसका झुकाव हमेशा चाइना और पाकिस्तान की तरफ रहा और बहुत सारी अटकलें लगाई जाती थी कि इस बार भी जो झुकाव है तारिक रहमान का, कहीं चाइना या पाकिस्तान की तरफ ना हो जाए। इसके बीच में जब 2024 में शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आकर शरण लेनी पड़ी, तो उस समय यूनुस मोहम्मद जो कि एक नोबेल लॉरेट हैं, उनको वहां का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। यूनुस मोहम्मद 2006 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला और उसका कारण था बिकॉज ही वाज एन इकोनॉमिस्ट एंड सोशल activist. He suggested that Grameen banks should be introduced in the country, and at micro level the poor people should be given loans by the government without taking any collateral. With the result, this scheme was very much appreciated and he was awarded Nobel Peace Prize. So he was the person behind the successful Grameen banks which were to be established in the country. And for that, in 2024, when Sheikh Hasina was given exile from Bangladesh, he was made the president of Bangladesh. But during this tenure of 2 years, he did very little work for the upliftment of the poor of the Bangladesh. ये एक डमी प्रेसिडेंट सिद्ध हुए, इन्होंने कुछ बहुत काम नहीं किया बांग्लादेश में और इनके दौरान हिंदुओं के खिलाफ वहां पर बड़े अत्याचार की बातें सुनने को मिली। वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या जो है 11% के करीब है। वैसे बांग्लादेश का जो इस समय चुनाव हुआ उसमें 170 मिलियन लोगों ने वोटिंग डाली और 60% लोगों ने वोट कास्ट किए। ये एक बहुत बड़ा नंबर था और पहले शेख हसीना पे ये इल्जाम लगाया जाता था कि उसके समय इलेक्शन में मास रिगिंग हुई थी, लेकिन इस बार जो इलेक्शन थे आर्मी की निरीक्षण में ये संपन्न हुए और किसी प्रकार की रिगिंग की कोई संभावना नहीं थी। इस इलेक्शन के बारे में मैं जो आपको इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं, 2 प्रकार के बैलेट पेपर थे। एक बैलेट पेपर तो था कि आपने प्रधानमंत्री चुनना ये और दूसरा बैलेट पेपर था रेफरेंडम का, जिसमें यह पूछा गया था लोगों से
कि राष्ट्रपति के पास ज्यादा ताकत होनी चाहिए या प्रधानमंत्री। ये पहली बार था जो रेफरेंडम का एक्सपेरिमेंट इलेक्शन के दौरान बांग्लादेश में किया गया। अब जब बांग्लादेश में नई सरकार तारिक रहमान की स्थापित हो गई है, तो मैं इसके बारे में दो चीजें बताता चलूं। जब या 30 दिसंबर खालिद जिया की मृत्यु होती है, तो हमारे जयशंकर वहां पे बांग्लादेश में उसकी लास्ट सेरेमनीज के ऊपर जाते हैं और वो उस समय जाकर तारिक रहमान से मिलते हैं। तारिक रहमान अभी हाल ही में इंग्लैंड से बांग्लादेश लौटा था। उसकी ना कोई स्टेटस थी, ना कोई पोजीशन थी, लेकिन जयशंकर का मिलना यह हमारी भारत की कूटनीति की दूरदर्शिता थी, जो दर्शाता है कि किस प्रकार भारत ने पहले ही अपने संबंध जो थे तारिक रहमान के साथ स्थापित करने की पहल की। और इसका नतीजा ये हुआ कि अब जब तारिक रहमान विजयी हो गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने भारत की तरफ अपना नरम रुख अपनाया है, जो कि बहुत से लोगों की आकांक्षा के खिलाफ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि तारिक रहमान जो है वो प्रो चाइना या प्रो पाकिस्तान ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो विद्यार्थी पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, याद रखना इंटरनेशनल रिलेशन इज ए डिफरेंट टॉपिक। कोई भी देश अपने इंटरेस्ट को आगे रख के अपने देश की विदेश नीति को चलाता है, और यही कारण है कि बांग्लादेश जानता है कि भारत के साथ अगर उसने संबंध अच्छे रखे तो आने वाले समय में उसे फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं। क्योंकि जब पहले भी, आज से 25 साल पहले, तो उस समय भारत ने नरम रवैया रखते हुए बांग्लादेश को पानी की जो समझौता हुआ था वो टोटल इन फेवर ऑफ बांग्लादेश किया था, ताकि बांग्लादेश को हर प्रकार से सहायता मिल सके। जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश की भारत ने आर्थिक सहायता, मेडिकल मेडिसिन देने के साथ साथ, फूड सामग्री देने के साथ साथ, हर प्रकार से जैसे भी हो सके उन्होंने मदद की। क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्री है, जहां पे वो ये नहीं चाहते भी कोई भी विदेशी ताकत, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान, अपने पैर जमा सके। और यही हमारी कूटनीति की सक्सेस है। We will say it is only Modi and his party which has been successful in establishing friendly relation with new regime of Bangladesh. And the result is the positive approach of the new government towards India, which perhaps many opposition leaders and the neighboring countries who envy India may not be liking it. But this is the fact of the matter, that Indian diplomacy in foreign relation is proving very successful. Thank you so much.